हेलो स्टूडेंट, वैल्यू स्टडीज स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फेडरलिज्म टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो भी बैठे हैं, जो भी डाउट्स है वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट से पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। बताओ जरा, फेडरलिज्म क्या है? मोर, हाँ, यानी फेडरलिज्म का मतलब क्या है। और यूनिटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। यहाँ पे एक वर्ड आएगा यहाँ पे फेडरलिज्म। ठीक है, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक यूनिटरी, सॉरी, एक मिनट, यूनिटरी, दूसरी आपका फेडरलिज्म। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है यूनिटरी और फेडरलिज्म में? डिफरेंस क्या है बताओ जरा। यूनिटरी का मतलब क्या है, बताए कुछ? देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको इसमें पोस्टर में दिखाई दे रहा है, यानी जो भी बड़े देश है, जैसे यहाँ पे कनाडा दिखाई दे रहा है, यूएसए दिखाई दे रहा है, ठीक है, रशिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, और भी इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो मोस्टली यूनिटरी का मतलब क्या है कि वहाँ पे जहाँ पे मतलब सिंगल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी एक ही टाइप की गवर्नमेंट होगी। और खासकर ये उन देशों में होता है जहाँ पर बहुत छोटे देश होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड का अगर बात है तो वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी वहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट है। अगर जिस देश में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी, एक से ज़्यादा लेवल की सरकार होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम? फेडरलिज्म। ठीक है, यानी मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया एक बड़ा देश है, ठीक है, सबसे बड़ा देश है। अगर ज्योग्राफिकली बात करें, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, इंडिया सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो जो भी डाइवर्स कंट्री होगी उसको हम वहाँ के एक पॉसिबल नहीं है कि हमारे यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट हो। ठीक है, जो भी डाइवर्स कंट्री होगी उसके लिए हम क्या कहेंगे? फेडरलिज्म, यानी मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, अभी लेवल का मतलब क्या है? ये आपकी डेफिनेशन हो गई। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका फेडरलिज्म का सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है, अभी हम इसके पढ़ेंगे। पहले दूसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये आता है आपका फीचर ऑफ फेडरलिज्म। क्या आता है आपका क्वेश्चन? यानी यहाँ पे आएगा आपका फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले फीचर्स क्या बताएगा? कोई बताएगा फीचर्स क्या होगा फेडरलिज्म का? सबसे पहले फेडरलिज्म मैंने बताया कि वैसे देश में होगा जहां पर ज्यादा डाइवोर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो अगर सबसे पहले कह सकते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह सकते हैं हम? ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिस देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पे पहली बात तो, जैसे डेफिनेशन मैंने डेफिनेशन भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। पहला आप कर सकते हो, अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहला इसी कर दो आप, यानी अगर पहला इसे दूसरा कर दो। ठीक है, पहला कर दो मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये पहला फीचर्स कर दो। ठीक है, यानी जहां पर एक से ज्यादा लेवल पे सरकारें काम करती हो, एक से ज्यादा लेवल पे सरकारें। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखोगे पहला कौन सा हमारे लेवल है? सेंट्रल लेवल। ठीक है, दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा क्या हमारा? स्टेट लेवल। और तीसरा लेवल क्या हमारा? वेरी गुड। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? लोकल लेवल। अभी जो है ना दिल्ली वगैरह में और अभी फरीदाबाद में एग्जांपल ये हुए थे आपका, ठीक है, इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे भी कौन से लेवल के इलेक्शन हुए थे यहाँ पे? पक्का सरपंच के इलेक्शन हुए थे। तो अब ये दो लोकल लेवल में दो तरह के होते हैं, ध्यान देना। अभी हम पढ़ेंगे अगर डिसेंट्रलाइजेशन में नेक्स्ट पार्ट इसका, यानी जिस जगह पे मान लीजिए अर्बन एरिया होगा वहां पे नगर निगम या मान लीजिए काउंसिलर के इलेक्शन होते हैं। किसके इलेक्शन होते हैं? काउंसिलर के। ठीक है, काउंसिलर के इलेक्शन मतलब आपका जो है ना, हाँ, यानी काउंसिलर बोला जाएगा। और जो गांव वाला एरिया है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा पंचायत। उसके इलेक्शन क्या बोला जाएगा? आपका पंचायत। तो सबसे पहला फीचर आपका यहाँ पे ये हो गया। सबसे पहला फीचर क्या हो गया आपका? वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी जिस देश में एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट काम करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? फेडरलिज्म है वहां पे। ठीक है, वहां पे एक स्टेट, मोस्टली देशों में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी। जैसे यूएस में भी एक अलग से एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, और एक आपकी हर जितने वहां पे 50, यूएस में कितने स्टेट्स हैं? यूएस में आपके 50 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं वहां पे? ठीक है, 50 स्टेट्स हैं। और वहां पे सब स्टेट का जो है, वहां पे एक तरह से कह सकते हैं कि हर स्टेट की अपना एक गवर्नमेंट है। ठीक है, हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है और हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, तो वहां का थोड़ा सा अलग है, अलग हिसाब किताब है, भी बताऊंगा वहां पे कौन सा हिसाब है वो आएगा आपका। ठीक है, कमिंग टुगेदर, और इसमें आएगा कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, तब इसके एग्जांपल देंगे यूएस और इंडिया का फेडरलिज्म में। अभी हम सिंपली क्या पढ़ रहे थे? फीचर्स। तो पहला फीचर्स क्या था हमारा? एक से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट काम करेगी, यानी एक से ज्यादा लेवल पे काम करेगी। होगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होगा हमारा
स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा फीचर होगा में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये सारी की सारी पावर, ये सारी चीजें कहां लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो आपका चाहे स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों की जो पावर है वो कहां से आ रही, पावर कहां से आ रही है, पावर का सोर्स क्या है, पावर का सोर्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पावर का सोर्स क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई बात है, यानी पावर का सोर्स कौन सा है हमारा, ये, हाँ ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, मेन सोर्स है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, मेन सोर्स है, यानी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे चाहे स्टेट गवर्नमेंट को। तो दूसरा फीचर होगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा फीचर है हमारा, तीसरा क्या होगा बताओ, कोई बताएगा, वेरी गुड, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, ठीक है, जुडिशरी, ठीक है, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, यानी अगर मान लीजिए कोई भी डिबेट होगा, यानी कोई भी अगर डिबेट होगा हमारा किसके बीच में, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में, तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो कि किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। वो देखेगा भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, यानी हमारे संविधान में क्या लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है, वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करेगी ना वो स्टेट गवर्नमेंट को फेवर करेगी, ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग में काम करेगा, वो केवल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कुछ ऐसी चीजें हो गई जो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, तब सुप्रीम कोर्ट अपने जो है मान लीजिए जैसे अपने जो जुडिशियल, यानी अपने जो मान लीजिए अपने जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सिस्टम आ सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, जैसे इसमें आएगा भी, ठीक है, आगे आएगा आपका, ठीक है, जैसे कंप्यूटर है या साइबर लॉ है, तो इसके रिगार्डिंग में अगर कोई लॉ बनाने हैं तो किसके पास जाएगी पावर, वो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, लेकिन फिर भी वो एक तरह से वो रेजिडुअल पावर में आएगी। फिर भी जो है ना मान लीजिए कि रिटन, यानी मेनली जो है कई बार ये अपने डिसीजन जो है अपने विवेक पे, यानी अपनी जो नॉलेज पे, अपने इसके बेस पे ये डिसीजन देता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा हमारा, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा हमारा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। चौथा फीचर्स क्या हो जाएगा, चौथा फीचर्स क्या हो जाएगा, नहीं, चौथा फीचर्स होगा डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ, ठीक है। अगर फोर्थ फीचर्स की बात करें तो यहां पे फोर्थ फीचर हो जाएगा डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, यानी पावर आपको दिया गया है, ठीक है, यानी पावर जो है अभी हम पढ़ेंगे आगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लेवल कौन सी है, पहले हमने देखा है कि पहला सेंट्रल लेवल है, ठीक है, तो इसके सेंट्रल लेवल, दूसरा क्या है हमारा स्टेट लेवल या स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होगी आपका पार्लियामेंट, किसके पास है, ठीक है, मेंट। बात समझ में आ रही है बेटा, यानी जो पार्लियामेंट है हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, देश का मतलब क्या है, इंडिया के लिए कानून बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसके पास पावर जो है ना सेंट्रल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर सारी की सारी आ रही है, ठीक है। इनके पास ओरिजिनली 67 टॉपिक्स थे, कितने टॉपिक्स थे, ठीक है, अभी वो भी हम पढ़ेंगे। और इस तरीके से सॉरी इसके पास थे 97, कितने टॉपिक थे इसके पास, 97, ठीक है। तो 97 टॉपिक्स इसके पास हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और इस तरीके से इसके पास मान लीजिए 66 टॉपिक्स है, इसके पास कितने, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने टॉपिक थे, 66, ठीक है, कितने टॉपिक थे इसके पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी संविधान में इसके टॉपिक्स अलग दिए गए हैं, इसके टॉपिक्स अलग दिए गए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से रूल बना सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए जिस नाम के भी आगे इंडिया लग जाइए, कभी भूलना मत, जिसके नाम के भी आगे इंडियन या इंडिया लग जाए, ठीक है, तो वो रूल्स किसके पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास, किसके पास जाएगा वो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, फॉर एग्जांपल बताओ जरा कुछ, जैसे इंडियन आर्मी, ठीक है, जैसे इंडियन आर्मी का डिसीजन किसके पास जाएगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, ठीक है। यानी जो भी अगर रूल्स, यानी कोई भी देश में अगर मान लीजिए अगर कोई अटैक होता है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान के साथ अगर वॉर हो जाती है या चाइना के साथ वॉर हो जाती है, तो डिसीजन जो लेगी वो कौन लेगी, हाँ, यानी पार्लियामेंट लेगी, यानी वैसे नाम तो वैसे प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन पार्लियामेंट डिसीजन ले रही है, ठीक है। वॉर के रिगार्डिंग में सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। बात समझ में आ गई। इंडियन रेलवे, इंडियन करेंसी, इंडियन पासपोर्ट, अगर मान लीजिए आपने देखा होगा जो भी पासपोर्ट है उस पर किसका नाम लिखा रहता है, किसी यूपी सरकार का नाम लिखा रहता है, यूपी पासपोर्ट या हरियाणा पासपोर्ट लिखा रहता है, उस पर क्या लिखा रहता है, कोई बताए, देखा कभी पासपोर्ट, नहीं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी फॉरेन अफेयर्स के मामले किसके पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फॉरेन अफेयर्स। करेंसी कौन छापता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसकी पावर किसके पास है? इंडिया, जिसके नाम के भी आगे इंडिया लग जाए, जैसे इंडियन करेंसी, इंडियन रेलवे, इंडियन पासपोर्ट, ठीक है, या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, जितनी सारी पावर है सब किसके पास आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इस तरीके से इसके पास 97 टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स हैं इसके पास? और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने टॉपिक्स हैं? ठीक है, हाँ। तो और एक और लिस्ट होती है कॉन्करेंट, अभी लास्ट में पढ़ेंगे, इसमें छोड़ दो। इसके अलावा हमारा क्या होगा बेटा इसके अंदर? ये आपका 4th पॉइंट हो गए। इसके अलावा जो है ये हमारा हो गया। इसके अलावा और बताइए, ये तो फीचर्स हो गया ना। इसके अलावा और क्या पावर डिवीजन होगा? यानी रेवेन्यू रिसोर्सेज, यानी जो डिवीजन ऑफ टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट में आप अगर मानेंगे, हम 5th में मानेंगे डिवीजन ऑफ, ठीक है, डिवीजन ऑफ या रेवेन्यू रिसोर्सेज, रेवेन्यू रिसोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? जैसे आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के टैक्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टैक्स, जैसे जीएसटी है। अब जीएसटी जो है, जीएसटी एक टैक्स है, ये नहीं है। जीएसटी एक टैक्स है, कौन सी फॉर्म मिलेगी? वो बहुत तरह के टैक्स होते हैं। इसके अलावा और कौन से टैक्स होते हैं? टोल टैक्स हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा? प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, और सेल्स टैक्स हो गया आपका, सेल्स तो इसी में आ जाएगा, जीएसटी में आ जाएगा। टोल टैक्स हो गया, टोल टैक्स कहां लगता है आपका? ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया। इसके अलावा ना बहुत तरह के एंटरटेनमेंट टैक्स लगते हैं, बहुत तरह के एग्रीकल्चर टैक्स लगते हैं। तो बहुत तरह के जो टैक्सेस है वो डिवीजन है, वो सारा डिवीजन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी टैक्स का डिवाइस सारा का सारा जो देश है वो किससे चलता है? सारा सिस्टम, जैसे जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, रेलवे हो चाहे रोडवेज हो, कुछ भी चीज हो, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रहा है? हमारे टैक्स के थ्रू। तो टैक्स का भी सारा जो है ना डिवीजन दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कौन सा टैक्स किसके पास जाएगा, कौन सा टैक्स किसके पास जाएगा। ये सारा का सारा लिखा गया है, बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कौन सा टैक्स है किसके पास जाएगा। समझ आ गया बेटा? तो रिसोर्सेज को भी हमने डिवाइड किया हुआ है। बात समझ आ गई बेटा? इसके अलावा रेवेन्यू का हमारा इसके अलावा लिखा हुआ है, इसी के अंदर वैसे अलग से इसमें 5th पॉइंट लिखा है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। वो उसी का पॉइंट आ जाएगा, आपको इसी के पूरा एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है। यानी कि कोर्ट के पास पावर होती है कि इसको डिफाइन करने की पावर होती है कि संविधान में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको अगर कोई भी डिबेट होगा तो उसको डिफाइन करने की पावर किसके पास है? इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। यानी कोई ऐसा नहीं जुडिशरी खुद बताएगा, ये क्या नाम है, लेजिस्लेचर खुद बताएगा कि पावर ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमें जो बोलेंगे वो होगा, ऐसा नहीं होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको डिफाइन करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, ठीक है बेटा? समझ में आ गया? वो डिफाइन करता है कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट के गवर्नमेंट के, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम किसके पास जाएंगे? इसके पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, ठीक है बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? वैसे अगर स्टेट के बीच में जो मेनली सुप्रीम कोर्ट ही हमारा मेन है इसके अंदर, अगर स्टेट के बीच में कोई डिवीजन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे, ठीक है? तो ये था। इसके अलावा लिखा फेडरल सिस्टम था ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा फेडरलिज्म इंडिया का और यूएसए का। इसमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये समझ लो अब जरा, ये क्या होता है हमारा, ये यहाँ से फीचर समझ में आ गए बेटा आपको? ये बताओ पहले, सारे के सारे फीचर समझ में आ गए? अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान देना, ये वाला आता है आपका क्वेश्चन, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। क्या होता है हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा? कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। इसका कोई डिफरेंस बता सकता है? गलत, उल्टा बोल दिया आपने, बोला सही है लेकिन कमिंग, ठीक है, टुगेदर, और यहां पे दूसरा क्या है हमारा? होल्डिंग टुगेदर, ठीक है? नाम से पता चल रहा है, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है बेटा? तो दो टाइप की इसमें, इसका एग्जांपल कमिंग टुगेदर में जो एग्जांपल है यहाँ पे यूएसए, इसमें यूएसए है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है? यूएसए आपका, दूसरा है आपका कहाँ गया? नहीं, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसका एग्जांपल है, ठीक है? और इसमें है इंडिया। अभी समझाता हूं, जैसे यूएसए इसमें आपका इंडिया है। अभी इसका डिफरेंस क्या है कमिंग टुगेदर? देखो बेटा इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया कि यूएस में कितने स्टेट्स हैं, यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं यूएस में? 50 स्टेट्स हैं, ठीक है? तो 50 स्टेट्स यानी इनके पास अपना बहुत ज्यादा इनके पास पावर है, ठीक है? यानी ये जब आपको पता है कि यूएस जब आजाद हुआ था, कब वो आजाद हुआ था? 1776 में, 14 जुलाई 1776 में, ठीक है? अब ये किससे आजाद हुआ था? किससे आजाद हुआ था? हाँ, ब्रिटिश, यानी 30 कॉलोनीज ने, यानी 30 जो कॉलोनीज थी उन्होंने अपने मतलब ब्रिटिशर्स से फाइट करा और एक से उन्होंने जो है पूरी तरीके से अपने पास सारी की सारी पावर रख ली, ठीक है? और धीरे धीरे बाद में 50 स्टेट्स क्रिएट हुए।
ये 50 स्टेट्स चाहते हैं कि इनके जो स्टेट्स हैं उनके पास इंडिपेंडेंट बनी रहे, बहुत ज़्यादा इनके पास पावर होती है, यानी इनके पास कह सकते हो कि अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। हालांकि एक फेडरल कोर्ट भी है जो कि डिफेंस वगैरह देखता है, बाकी चीज़ें भी देखता है, ठीक है, लेकिन जो 50 स्टेट्स हैं इनके पास अपनी सुप्रीम पावर होती है, यानी अपने इनके पास इंडिपेंडेंट पावर है। यानी ये दोनों के दोनों, चाहे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे पास दो गवर्नमेंट होती है ना फेडरलिज्म के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो 50 राज्य है ना उनके पास पावर बहुत ज़्यादा इक्वल हैं, यानी क्या 50 जो स्टेट्स हैं उनके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो दोनों के पास पावर है वो इक्वल पावर है, यानी बराबर पावर कह सकते हो। दोनों के पास पावर क्या है बेटा? दोनों के पास पावर में आप, ठीक है, पावर दोनों के पास क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये कमिंग टुगेदर, यानी इन्होंने एक साथ आकर के सरकार बनाई है, एक साथ आकर के सरकार बनाई है। यानी ये ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है दूसरा बहुत वीकर है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या बनाई, दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर, दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर, ठीक है। अब होल्डिंग टुगेदर का मतलब क्या है, यानी हमने होल्ड कर रखा है, यानी होल्ड का मतलब क्या है कि हम जानते थे इसमें भी दो टाइप की गवर्नमेंट होगी, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, देखो इसमें मैंने स्टेट को छोटा बना दिया इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बताएगा इसका डिफरेंस क्या है बेटा? अभी बताया मैंने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, जैसे मैंने इसमें आपको बताया था सेंट्रलिस्ट, और इसके पास ना बहुत बड़े बड़े पावर्स हैं, ठीक है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत कम पावर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके पीछे स्टोरी है, स्टोरी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने पावर क्यों बनाई है? वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जब देश आजाद हो रहा था तो पता होगा आपको 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। इससे पहले हमारे देश में सारे के सारे क्या थे? हाँ, यानी सारे के सारे क्या थे बेटा? किंगडम से, किंगडम्स के पास क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपको पता बेटा कितने सारे के सारे किंगडम्स थे हमारे पास, कितने किंगडम्स थे उस समय? लगभग हमारे पास उस समय लगभग 565, कितने बेटा? इससे ज्यादा, मोर देन 565 से ज्यादा किंगडम से, स्मॉल स्मॉल किंगडम से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे छोटे राजा, कुछ बड़े राजा थे, ठीक है, और बहुत सारे जो इंडिया था, यानी आपको पता होगा इंडिया को यूनाइट करने में सबसे ज्यादा रोल किसका रहा है? किसका रहा है? वेरी गुड। इसको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। जैसे यानी इंडिया को यूनिफाई करने का जो काम किया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको समझाया, जैसे जम्मू कश्मीर वाले स्टेट्स ने क्रिएट करा प्रॉब्लम। कौन से स्टेट ने क्रिएट करा प्रॉब्लम? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी वो इंडिया में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट की तो अलग बात है, यानी ये इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे, इंडिया में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ये अपने आप को क्या रखना चाहते थे? इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, यानी जब ये इंडिया को अपने आप इंडिपेंडेंट रखना चाहते तो हमें प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। हमने कई जो है, जैसे मान लीजिए हैदराबाद, मैंने बताया हैदराबाद को हमने बाकायदा उससे हमारी इंडियन आर्मी गई थी, यानी जिस फाइट करा हैदराबाद के मतलब किंग से, और उससे हमने पावर छीनी है, या कह सकते हो, क्योंकि वहाँ के जो जनता थी वो तो इंडिया में मिलना चाहते थे, लेकिन क्या ये बार जो है वह राजा जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, ठीक है। तो हमने उनसे पावर ली है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया को इंडिया का पार्ट बनाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में, अभी देखोगे पंजाब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। किसकी डिमांड कर रहे हैं? यानी पंजाब को अलग देश बना दिया जाए, खालिस्तान। बात समझ में आ गया? तो ये इंडिया के लिए खतरा है या नहीं है? हम अगर वो वायलेंस का यूज करेंगे, अगर वो सिंपली डिमांड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वायलेंस का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारे देश के दुश्मन हैं जो कि हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहते थे, कुछ लोग जो है साउथ इंडिया को अलग करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग हमारे जो है पंजाब को अलग करना चाहते हैं, कुछ लोग जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं। दैट्स वाई हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी कि हमारे देश जो है यूनाइट रहे। यानी देश में अगर सारी पावर अगर पार्लियामेंट के पास रहेगी, वॉर की जिम्मेदारी है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास रहेगी, तो क्या होगा हमारे पास? बताओ बेटा। यानी इनके पास आर्मी की पावर, डिफेंस की पावर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज जो है, सारी पावर किसके पास है? हमारे पास पार्लियामेंट के पास। समझ में आ गया बेटा? सारी पावर किसके पास है? हमारे पास पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो पार्लियामेंट हमारे यहाँ इसी वजह से हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाया, जिससे स्टेट गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में रहे, ठीक है। सारी मेजर क्या नाम है, कौन कौन सी पावर उसके पास है? फाइनेंशियल पावर है, डिफेंस की पावर है, ठीक है। इवन स्टेट को क्रिएट करना, यानी आपको पता है, यानी जो भी नया स्टेट होगा, जैसे अभी कितने स्टेट्स होगा हमारे पास? जैसे 20 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हो गए, ठीक है। कुछ नए स्टेट्स को क्रिएट करना, कुछ नए उसके नाम को बदलना, सब कुछ पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है बेटा। समझ में आ गई बातें? तो दैट्स कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर, यानी हमने ज़्यादा से ज़्यादा पावर किसको दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिससे हमारा देश जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ रहे या सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंडिया को तोड़ना चाहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चे? तो इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। किसके रिगार्डिंग में?
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी हमने। अगला चैप्टर होता है व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है इंडिया गवर्नमेंट के फेडरलिज्म, ये तो हमने थ्योरी पढ़ी थी। अब यहाँ पे कहता है कि व्हाट मेक इंडिया फेडरलिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा बताएगा। इसमें वही जो मैंने आपको बताया, इसमें यूनियन लिस्ट है, पहला कौन सी है, ठीक है, यूनियन लिस्ट है आपका, दूसरा क्या है स्टेट लिस्ट, ठीक है, तीसरा क्या, ठीक है, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट में देखा कौन लिस्ट, ठीक है, तो 3 तरह की लिस्ट होगी। इसका मतलब क्या होगा, यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, इसमें 97 टॉपिक्स बताए थे मैंने, जिसमें सिर्फ केवल कानून बनवा सकता है आपका पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है, यानी इसमें कानून कौन बना सकता है आपका पार्लियामेंट। इसमें जितने भी स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट जो हमारे पास कितने स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं, तो उन सबकी अपनी गवर्नमेंट होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है बेटा, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इसमें कौन हेड होता है यूनियन गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये पूरे इंडिया के लिए रूल्स बनाएंगे, किसके रूल बनाएंगे आपका इंडिया के लिए, ठीक है। और ये जितने भी स्टेट्स हैं हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है अपने केवल स्टेट के लिए रूल बनाएंगे, ठीक है। तो 2 तरह की गवर्नमेंट हो गई हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनके पास लगभग 67 या 60, अब तो लगभग कम हो गए, ठीक है, 66 टॉपिक्स कह सकते हो। इनके पास 47 टॉपिक्स थे, अब तो थोड़ा बदल गए हैं। इसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए हैं, इसमें 100 के अराउंड हो गए होंगे, इसके अंदर 61 के अराउंड हो गए, ठीक है। मतलब इसमें से बढ़ा दिया, इसमें से घटा दिया, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। इसके अंदर जो है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों रूल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैंने एग्जांपल बताया था आपको, इसका एग्जांपल क्या किया जाए, आर्मी नहीं, इसमें एग्जांपल है आर्मी है, करेंसी है, ठीक है, करेंसी है, रेलवे है, और बताओ और क्या है, जैसे, ठीक है, हाँ फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जैसे इसका सब आपने सुना होगा हमेशा, मैंने बताया आर्मी तो आपने सुना होगा हमेशा, पुलिस, ठीक है, इसके पास किसके पास कौन सा मामला आएगा, पुलिस, ठीक है। और बताओ, और लिकर, आपने लिकर वो सुना है, लिकर का शराब वगैरह का जो मामला, जो शराब का जो टैक्स है वो इसके पास आता है। जो शराब का जो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट शराब को बैन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखो बिहार में सरकार शराब जो है बैन हो रखी है, गुजरात में आई थिंक बैन हो रखी है, ठीक है, दिल्ली में चलती है। तो क्योंकि शराब से जो है या जो शराब वगैरह है उससे लिकर से जो है बहुत सारा पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, वो किसको आता है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से डिवाइडेड ना रिसोर्सेज का। तो शराब का मामला किसके पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का। पुलिस का मामला किसके पास आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। इवन एग्रीकल्चर का मामला भी स्टेट के पास आएगा, ठीक है। और कंकरेंट का मतलब क्या है, जिसमें दोनों गवर्नमेंट बना सकती है रूल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, और दूसरा क्या हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है। और क्या क्या है, हाँ क्या चीज, ठीक है, फॉरेस्ट है, इसके अलावा और बताओ, हाँ। तो इस तरीके से एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, और इसके अलावा जैसे एडेप्टेशन है, इस तरह के राइट्स हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो है, अब नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाओ, नहीं हाँ कर दो।